आप एम.एन. रॉय को जानते हो? जो लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ जान जाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई चीज बनती है, पहले वो आइडिया किसी के दिमाग में आता है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है। अगर वो बहुत ही छोटी चीज है तो वो अकेले वो बना लेगा, लेकिन अगर वो अकेले नहीं बना सकता है तो उसे एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो पहले वो एक टीम की डिमांड करता है कि मुझे एक टीम चाहिए जो कि ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका डिमांड पूरे होने के बाद वो टीम बनाना शुरू करता है, यानी कंपोजिशन करता है। तो जब टीम बन के तैयार हो जाती है तो उसमें समझाना होता है कि क्या काम करने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रहा है तो कैसा बिल्डिंग होना चाहिए, कि कितने माले का बिल्डिंग होना चाहिए, क्या वो सी फेसिंग रहेगा या फिर रोड फेसिंग रहेगा, किस तरह का बिल्डिंग बनेगा, ये सब उन्हें बताया जाता है। उसके बाद उनके बीच में काम डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ कमिटीज बनाया जाता है कि आप लोग ये काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हर आदमी जाकर वहां पर ईंटें जोड़ रहे हैं। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है फिर चेकिंग होता है, क्या ये बिल्डिंग सही है। जैसे कि मान लीजिए आग लग गई, ऐसी सिचुएशन को झेलने के लिए ये रेडी है या नहीं, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लोग आके रहने लगते हैं, एनफोर्समेंट होता है उसका। और पूरा बिल्डिंग बनने के बाद लोग आके रहने के बाद कोई ना कोई यहाँ पर क्रिटिसिज्म करते ही है लोग कि ये जो बिल्डिंग बना ये सही तरह से नहीं बना, ये इस तरह से बनना चाहिए था, या फिर रोड को थोड़ा और पास होना चाहिए था, मार्केट के थोड़ा और पास होना चाहिए था। क्रिटिसिज्म हर चीज का होता ही है। सो फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान बन रहा था वो भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस से ही बना था। अब हम यहाँ पर जानेंगे मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना था भारत का संविधान। जो संविधान बनाने का आइडिया ये पहले किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय, जो कि मैं नाम आपको पहले बोल रहा था कि क्या आप एम.एन. रॉय को जानते हैं, तो ये थे वो एम.एन. रॉय जिन्होंने पहली बार ये आइडिया 1934 में दिया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने बोला कि हमें एक संविधान सभा बनानी चाहिए जो कि हमारे लिए एक संविधान बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहली बार एम.एन. रॉय ने किया। एम.एन. रॉय कौन थे? एम.एन. रॉय एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उनमें से एक अहम नेता थे जिन लोगों ने इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। उन लोगों में से एक प्रोमिनेंट लीडर थे एम.एन. रॉय। उन्होंने 1934 में पहली बार ये डिमांड रखा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, संविधान सभा बनानी चाहिए जो कि हमारे लिए एक संविधान बनाएगी। इस बात पर डिस्कशन हुआ, कांग्रेस ने इस पर सोचा और 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि हमें एक संविधान सभा चाहिए जो कि हमारे लिए अपना संविधान बनाएगा। तो उसके 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के तरफ से ये डिक्लेयर किया कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन से संविधान सभा बनाया जाएगा। ये जो संविधान सभा होगा ये भारत के लिए संविधान बनाएगा बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। जैसे कि ब्रिटिशर्स उस वक्त हम पर रूल कर रहे थे, तो इस पर ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये पूरी तरह वही लोग बनाएंगे जो कि इलेक्ट होके आए होंगे, वो लोग हमारे लिए, भारत के लिए अपना संविधान बनाएंगे। तो जब भारतीयों ने बोला कि हम अपने लिए अपना नियम खुद बनाएंगे तो ब्रिटिशर्स को ये हजम नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम जो नियम बनाएंगे वही चलेगा। अब भारत में वो लोग शासन कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि हमें एक दिन में ही आजादी मिल जाएगी और हम अपना संविधान सभा बना लेंगे। तो ये जो था ये प्रॉब्लम था ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स हमें अलाउ नहीं कर रहे थे ऐसा एक संविधान सभा बनाने के लिए जो कि हमारे लिए एक संविधान बनाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। ब्रिटेन की हालत खराब करके रखी हुई थी हिटलर ने। ब्रिटेन को यहाँ पर हिटलर से लड़ने के लिए इंडियन लीडर्स की सपोर्ट की जरूरत थी। इंडियन लीडर्स तो यहाँ पर पहले से ही खबा है कि हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो 1940 में 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस दे दिया। प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस मीन्स कोई कागज ऐसा लिखा नहीं गया था कि कोई डील ऐसी, एग्रीमेंट ऐसी नहीं हुई थी कि इस तरह से आप अपना संविधान सभा बनाएंगे,
इन चीजों को फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस ये बोल दिया था अब भारतीय अपने लिए अपना संविधान बना सकते हैं और वो संविधान सभा बनाएगी। सो 1940 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार ये मान लिया कि भारतीयों के लिए कानून अब भारतीय बनाएंगे। इसके बाद आया 1942। 1942 में क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस मिला था, यानी ये जो ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ हम आपको अलाउ करेंगे अपना संविधान बनाने के लिए, लेकिन उसका कुछ फॉर्मलाइज्ड तरीके से कुछ हुआ नहीं था, एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं था। इसलिए 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। क्रिप्स मिशन क्या था? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के ही एक मेंबर थे, वो इंडिया आया एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर कि आप अपना संविधान इस तरह बनाइए। उन्होंने ये कहा कि जो भी संविधान आप बनाएंगे उस वक्त के जो मेन जो दो पार्टीज थी, एक था मुस्लिम लीग, एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों को मंजूर होनी चाहिए, ये दोनों को एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो जिन्ना अपने पाकिस्तान बनाने के लिए जिद पकड़ के बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जिन्हा का ये कहना था कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाओ और दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान के लिए अपना संविधान सभा बना के संविधान बनाए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बनाएगी और पाकिस्तान के लिए अपने नियम बनाएगी। तो जिन्हा का जो ये डिमांड था वो ना तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया ना क्रिप्स मिशन ने एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल हो गया और वो लंदन वापस चला गया। इसके बाद ये देखकर गांधी जी को गुस्सा आया कि आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया था, कि आप लोगों ने हमसे जो वादा किया था कि आप लोग हमें अपना संविधान बनाने देंगे, आप वो कीजिए। भारत के अंदर क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग गुस्सा है या फिर अंबेडकर साहब गुस्सा है या फिर कोई और गुस्सा है, वो सब लोग हमारा इंटरनल मैटर है, वो हम लोग खुद देखेंगे। आप अपना वादा पूरा कीजिए, आप हमें अपना संविधान बनाने का मौका दीजिए। ये इफ क्या लगा दिया है कि दोनों को एक्सेप्ट होना चाहिए, कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे ना। तो जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, उसी के कुछ ही दिन बाद आया कैबिनेट मिशन। तो इसने क्या किया, जो दो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे जिन्हा, इस डिमांड को खारिज कर दिया और एक स्कीम ऐसा लेके आए जो कि कुछ हद तक मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर रहा था। सो फाइनली ये जो डिमांड था, जो कि पहली बार यहाँ पर 1934 में शुरू हुआ था डिमांड, वो एक्सेप्ट पूरी तरह कब हुआ, 1942 में यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया कि हमें एक संविधान सभा बनानी है और वो संविधान सभा हमारे लिए संविधान बनाएगा। संविधान सभा कैसे बनानी है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर 1938 में डिक्लेयर कर दिया था कि इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन से संविधान सभा के मेंबर्स चुने जाएंगे कि उन लोगों को लेकर संविधान सभा बनेगा। अब हमें संविधान सभा बनाना है, एक टीम तैयार करनी है जो कि संविधान बनाएगी। तो पहली बात यह आती है कि कितने मेंबर होंगे इसमें। ऐसा तो नहीं कि जितने सारे लोग हैं सारे लोग आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक सर्टेन नंबर होने चाहिए जो कि यहाँ पर संविधान सभा में रहेंगे और ये संविधान बनाएंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि लगभग हर 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। उस वक्त कुछ पॉपुलेशन हमारा 38 करोड़ 90 लाख का था। उसी हिसाब से संविधान की सीट रखी गई 389। अच्छा, ये जो 389 सीट्स रखी गई, क्या अब इलेक्शन सारे सीटों पर होने थे? नहीं। सिचुएशन ऐसा था कि ये जो जितने भी आप देख रहे हैं येलो पार्ट्स, ये सब थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, लेकिन जो ब्लू पार्ट्स ये सारे, ये सब थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी ये यहाँ पर राजा रजवाड़े अपना रोल चलाते थे। इसके अंदर इन एरियाज के अंदर राजा रजवाड़ा अपना रोल चलाते थे। जो ये 389 सीट्स डिसाइड हुए थे जो कि संविधान सभा के मेंबर्स होंगे, उनमें से क्या किया गया, उनमें से 296 दिया गया ब्रिटिश इंडिया को। ब्रिटिश इंडिया यानी ये जो येलो पार्ट्स में देख रहे हैं जितने भी एरिया है जहां पर सीधा ब्रिटिश का कंट्रोल था, ये कितने सीट दिए गए ब्रिटिश इंडिया को। और ये जो ब्लू पार्ट्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको दिया गया 93। तो इनमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था, ये जो 93 प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे, ये जो मेंबर्स होंगे इनका इलेक्शन नहीं होगा, इनका सिलेक्शन होगा। यानी ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इन्हें नॉमिनेट करेंगे।
तो ये इलेक्शन से नहीं नॉमिनेटेड होकर सीधा पहुंचेंगे संविधान सभा। तो और ये जो 296 मेंबर्स थे इनका होगा इलेक्शन, ये लोग इलेक्ट होकर आएंगे संविधान सभा में। सो अब ये जो 296 मेंबर्स के लिए जो इलेक्शन होना था, ये इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये ऐसा नहीं था कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीतेगा, ऐसा सिस्टम नहीं। पहले तो वोट करेगा कौन, ये जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे, ये जो येलो पार्ट सारे, हर प्रोविंस में एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था। अगर आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है ये नहीं पता है तो ये आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तो उनमें आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था जो कि हर प्रोविंस में होता था, उसके जो मेंबर्स होते थे वो करेंगे वोट। ओके, तो वोट कौन करेगा यहाँ पर आपको पता चल गया। अब बात आई कि वोटिंग होगी कैसे। वोटिंग प्रोसेस क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर सिस्टम। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ई ऐसे 4 लोग खड़े हैं, आपको किसी एक को यहाँ पर चुनना नहीं है, आपको नंबरिंग देना है, यानी आपको प्रेफरेंस देना है। जो मेंबर्स यहाँ पर वोट कर रहे थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो यहाँ पर वोट कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर नंबरिंग देना है। जैसे कि एक मेंबर को मान लीजिए यहाँ पर बी सबसे ज्यादा पसंद है, उसने 1 नंबर दे दिया बी को। उसके बाद उसे डी सबसे ज्यादा पसंद है तो डी को 2 नंबर दे दिया। उसके बाद ए को 3 नंबर दे दिया, सी को 4 नंबर, ई को 5 नंबर। इस तरह उसने वोट किया, इसने अपना प्रेफरेंस दे दिया कि उसको सबसे ज्यादा पसंद है बी, उसके बाद पसंद है डी, उसके बाद पसंद है ए। सो अब जब वोटिंग के रिजल्ट आएंगे, देखा जाएगा कि कितने लोगों ने ए को सबसे ज्यादा पसंद किया है, बी को सबसे ज्यादा पसंद किया है, सी को सबसे ज्यादा, ऐसा देखा जाएगा। मान लीजिए वहां पर 2 सीट आने हैं, जैसे कि ये जो एरिया है ये है बिहार, मान लीजिए यहाँ पर है 2 सीट, इनको 2 सीट दिए गए हैं और यहाँ पर जो मेंबर है वो है 100, और ये डिसाइड किया गया कि जिसको 30 वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा इलेक्शन। तो पहले देखा जाएगा कि इनमें से किसको सबसे ज्यादा लोगों ने 1 नंबर प्रेफरेंस दिया है, सबसे ज्यादा पसंद किया है। तो देखा गया कि मान लीजिए बी जो है उससे मिले सबसे ज्यादा वोट, और कितने वोट मिले इसे मान लीजिए 35 वोट मिल गए, सी को मिल गए 25 वोट, डी को मिल गए 20 वोट, 30 जिसे मिलता है वो मेंबर बन जाता है, वो जीत जाता है, तो इसे 35 मिल गए। तो ये बन गया यहाँ पर मेंबर। अब बचते हैं कि नेक्स्ट कौन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट है सी के पास, बी के बाद सबसे ज्यादा वोट है सी के पास, लेकिन सी को यहाँ पर चुना जाएगा नहीं, उसे 30 वोट होने चाहिए। तो ये जो लोग, जिन लोगों ने वोट किया है, इनका जो पहला प्रेफरेंस है वो यहाँ पर देखा नहीं जाएगा। फिर देखा जाएगा इन लोगों ने जिन्होंने ए और ई को नंबर 1 प्रेफरेंस दिया है, उन्होंने दूसरा प्रेफरेंस किसे दिया है, सी और डी में से। इनमें से 5 लोगों ने सी को वोट दे दिया है नंबर 2 प्रेफरेंस, यानी दूसरा चॉइस उनका सी है, तो फिर सी को यहाँ पर मिल गए 5 वोट, तो यहाँ पर सी को यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाएगी। मान लीजिए 10 लोगों ने डी को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर टाई हो गया। फिर देखा जाएगा कि इन दोनों में से तीसरा प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिले है। इसी तरह सबका वोट काउंट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। आज भी राज्यसभा इलेक्शन में यही प्रोसेस अपनाया जाता है। सो वोटिंग हो गई, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में क्या आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे मिले 208 सीट। जो ये 296 के इलेक्शन हो रहे थे, 296 के लिए 296 सीट्स के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 208 सीट। जो मुस्लिम लीग था उसे मिला 73 सीट्स, अदर्स को मिले, अदर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिले सिर्फ 15 सीट। तो मुस्लिम लीग को यहाँ पर लगा कि यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला है नहीं, वो लोग 208 है, हम सिर्फ 73 है, तो हमारा कोई सुनेगा नहीं। मुस्लिम लीग ने ये जो संविधान सभा बना इसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो टोटल 389 सीट्स थे उनमें से 296 दिया गया था ब्रिटिश इंडिया को, 93 सीट्स दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, यानी ये जो ब्लू मार्क में स्टेट्स थे इन्हें दिए गए थे 93 सीट्स। ये जो नॉमिनेट होके आने थे मेंबर्स, ये भी आए नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स भी इससे नाराज थे, उन लोगों ने भी मेंबर्स
नहीं भेजा। तो इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसे देखने को मिला कि जब पहला अधिवेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें मेंबर्स टोटल थे 211 मेंबर्स थे, जबकि होने कितने चाहे थे 389 में से सिर्फ 211 मेंबर्स पहले मीटिंग में यहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। तो मेंबर्स तो चुन लिए गए थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार था, मेंबर्स कुछ आ गए थे, कुछ नहीं आए थे क्योंकि उनमें गुस्सा था। तो काम यहाँ पर शुरू हो गया। 211 मेंबर्स आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाने की जो काम है वो शुरुआत कर दी। तो शुरुआत में क्या होता है, एक तो 211 मेंबर्स है, इनमें से एक को प्रेसिडेंट चुनना होता है। तो पहले प्रेसिडेंट जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स थे। उन्हें यहाँ पर टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया संविधान सभा का। ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुनने का जो सिस्टम है ये फ्रेंच लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस से लिया गया है ये सिस्टम। फिर क्या था, जो परमानेंट प्रेसिडेंट है उसे चुनना है। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे संविधान सभा के प्रेसिडेंट बने। 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे, एक थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। सो अभी जो है हमारा संविधान सभा के मेंबर्स चुन लिए गए हैं, यानी टीम रेडी है। उन टीम के लीडर्स यानी प्रेसिडेंट अब चुन लिए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। अब उन्हें काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले उन्हें कुछ एम देना है कि करना क्या है, किस तरह से बनेगा संविधान। जैसे कि संविधान बनाना है वो तो सबको पता है, लेकिन वो संविधान जो हम बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, कैसा संविधान बनेगा। तो हुआ क्या, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ये वो फ्रेमवर्क था जिसको फॉलो करना है। इसमें एम्स लिखे गए थे कि हमारा संविधान बनेगा कैसा। जैसे कि मैंने आपको पहले जब एग्जाम्पल दिया उसमें बताया कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये बिल्डिंग बनाना कैसे है, क्या ये रोड साइड बनाएंगे या फिर सी फेसिंग बनाएंगे। तो ये सब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये है कि एम होना चाहिए हमारे दिमाग में, ये होना चाहिए कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए आया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए। तो क्या था इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि एम क्या था। पहले तो ये बताया गया कि मान लो भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है। पहले हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ था कि ब्रिटिश जो है हम पर राज कर रहे हैं, इसलिए हम जब भी कोई काम करते थे, जब भी हम कोई लॉ पास करते थे तो हमें उनसे परमिशन लेना होता था। तो यहाँ पर दिमाग में ये डाल लो कि भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। भारत जो है एक स्वतंत्र स्वाधीन गणतंत्र राष्ट्र है। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप हर लॉ में घुसेड़ रहे हो कि ये जब आप करेंगे आपको ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा, ये जब आप करोगे आप इससे परमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, हम एक स्वाधीन राष्ट्र है, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना लॉ यहाँ पर बना रहे हैं। तो पहला चीज जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो ये था कि पहले मान लो भारत जो है वो एक स्वतंत्र गणराज्य है, तो भारत हम किसे माने। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान भी भारत के अंदर आता था, एक वक्त ऐसा भी था जब म्यांमार भी भारत के अंदर आता था। तो हम यहाँ पर जब एक नए भारत के लिए संविधान बना रहे हैं तो भारत हम किसे माने, ये एक प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया कि भारत कौन, किसे मानेंगे हम भारत। पहली बात ये बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया, जो आज ब्रिटिश इंडिया है, यानी जो 1946 में जो ब्रिटिश इंडिया है उससे माना गया। साथ ही जो प्रिंसली स्टेट्स है, जो इंडियन स्टेट्स है, उन्हें भी माना गया। और जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर के स्टेट्स है, जैसे कि गोवा जो है वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बाहर था, लेकिन वो था तो भारत का ही पार्ट। तो और जो स्टेट जो कि आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया है और ऐसे स्टेट्स जो कि भारत में मिलना चाहते हैं, उन सबको भारत माना जाएगा। उन सबको लेकर, उन सबको मिलाकर बनेगा यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बनेगा भारत।
इस भारत के लिए, इस समग्र भारत के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए हम बनाएंगे संविधान। और हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो इन सबको लेकर जो भारत बनेगा, इनके अंदर जो स्टेट्स होंगे, जो टेरिटोरीज होंगे, या तो उनका बाउंड्री जो उनका प्रेजेंट बाउंड्री है वही रहेगा, या फिर जो बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा जो बाउंड्री उन्हें देगी, उसके अंदर वो एक एक ऑटोनोमस यूनिट्स होंगे और उसके अंदर उनका सरकार वो चलाएंगे, प्रशासन वो चलाएंगे। उनको बहुत सारी पावर्स भी दी जाएंगे अपनी प्रशासन चलाने के लिए, सिवाय उन पावर्स के जो कि वो यूनियन ऑफ इंडिया को दे देंगे सरकार चलाने के लिए। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेट है बिहार। बिहार का जो ये जो बाउंड्री है, ये जो मान लीजिए कि यूनियन ऑफ इंडिया बनने के बाद इसी को इसका बाउंड्री मान लिया जाता है। ओके, तो इसी को सबने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो बिहार है, इसके अंदर और किसी का एरिया नहीं रहेगा। संविधान सभा ने भी यही मान लिया कि ये जो पूरा बाउंड्री है ये बिहार है, ये एक यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट तो होगा, साथ ही वो बिहार जो है वो एक ऑटोनोमस यूनिट होगा, यानी उसका सरकार होगा, उसका प्रशासन होगा, लेकिन कुछ पावर्स जो कि वो यूनियन ऑफ इंडिया को दे देगा, वो पावर्स वो एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आर्मी और पुलिस। कोई स्टेट यहाँ पर आर्मी नहीं रख सकती, क्यों? क्योंकि आर्मी रखने का जो पावर है उन स्टेट्स ने वो यूनियन ऑफ इंडिया को दे दिया। लेकिन क्योंकि ये एक ऑटोनोमस रीजन है, तो यहाँ का जो सरकार है उसे अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसीलिए वो यहाँ पर पुलिस रख सकती है। तो ये एक ऑटोनोमस रीजन होगा, कुछ पावर्स इसे मिलेंगे, कुछ पावर्स जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया को पास कर देगा। इसी तरह से सरकार यहाँ पर चलेगा। इन चीजों को ध्यान में रखकर संविधान बनानी है। नेक्स्ट चीज जो था, जो यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं कि पावर, स्टेट के पास इतना पावर रहेगा, यूनियन ऑफ इंडिया को इतना पावर दे देगा। ध्यान रखना है कि ये जो पूरा पावर है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया का हो, सरकार का हो, सरकार के किसी अभिन्न अंग का हो, किसी का भी पावर हो, ध्यान ये रखना है कि पूरा जो मेजर पावर हाउस है, जो पावर का स्रोत जो है, मेन जो पावर है वो आएगा कहाँ से? इनके पास, पब्लिक के पास से। मेन पावर किसके पास रहेगा? पब्लिक के पास रहेगा। पब्लिक जिसको पावर देगी वो यहाँ पर उनका लीडर बनकर उनके तरफ से सरकार चलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई राजा है वो जिसे चुन के भेज रहा है वही यहाँ पर हो रहा है लीडर, ऐसा नहीं होगा। सो एंड में पूरा जो पावर है वो पब्लिक के पास होना चाहिए। जो लोग संविधान बना रहे हैं, जो संविधान सभा है, उससे ये भी ध्यान रखना है लोगों को न्याय मिले, लोगों को सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक समानता देखने को मिले, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो विधि द्वारा दिए गए हैं, जो कि प्राकृतिक तरीके से एक इंसान को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि सोचने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, किसी के ऊपर आस्था रखने की, विश्वास करने की आजादी, पूजा करने की आजादी। इस तरह के जो विधि द्वारा स्थापित, जो प्रकृति ने जो एक इंसान को दिए हैं, वो सब एक इंसान को मिल पाए, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इन सबको भी हमें सुरक्षा प्रदान करना है। ये भी हमें ध्यान देना है कि भारत जो होगा, ये जो इतना बड़ा एक नया एक देश उभर के आएगा, हमें ये ध्यान रखना है कि भारत एक सिविलाइज्ड नेशन होगा। ऐसा नहीं कि नियम ही ऐसा बना दो कि बार बार किसी के साथ लड़ाई में उलझ रहा है। हमें भारत को एक सिविलाइज्ड नेशन बनाना है, जो अपने इंटीग्रिटी को सम्मान करेगी, जो कि अपने अखंडता को बजाय रखने की कोशिश करेगी, साथ ही यानी अपने भूमि पर, अपने हवा पर, अपने पानी पर स्वतंत्र अधिकार भारत का होगा। और ये जो इतनी पुरानी भूमि है भारत, इसे अंतरजातीय स्तर पर उसका प्रतिष्ठा हमें प्रदान करना है। साथ ही विश्व शांति प्रतिष्ठा करने के साथ साथ मानव कल्याण के लिए ये देश काम करेगा। इन सब चीजों को ध्यान रख के आपको संविधान बनाना है। सो ये जो रिजोल्यूशन आया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, उसका एम्स जो है, इसे किसी ने विरोध नहीं किया। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। 13 दिसंबर 1946 को इसे लाया गया था संविधान सभा में, और ये पास कब हो गया? 22 जनवरी 1947 को
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया, सबने ये मान लिया कि हाँ हमें जो संविधान है वो इस तरह बनाना है अपने देश के लिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया। माउंटबेटन प्लान के बाद भारत का विभाजन हो गया, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया हिंदुस्तान। तो अब हुआ यूं कि पहले जो 389 सीट्स थे अब उससे घटाकर 299 सीट्स कर दिया गया। ये 299 में से जो इलेक्ट होके आएंगे मेंबर्स उनकी संख्या होगी 229 जो कि इलेक्ट होके आएंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स जो नॉमिनेट करेंगे उनकी संख्या कितनी होगी 70 जो कि पहले होता था कितना 93। तो 70 सीटें जो है वो प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करेंगे, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, 229 इलेक्शन से आएंगे। इलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पर ऑलरेडी मेंबर्स चुन के आ गए थे। अब हुआ ये मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स चुन के आए थे, जैसे कि 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीता था और उनके मेंबर्स जो थे वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया तो जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स भारत के अंदर आ गए, मान लीजिए यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस में कोई मेंबर है जो कि मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंसेस तो भारत के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर वो लोग जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन लोगों ने संविधान सभा ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और साथ ही ये जो प्रिंसली स्टेट्स अपने जो मेंबर्स भेज नहीं रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उन्हें भेज नहीं रहे थे, अब उन्होंने भी अपने मेंबर्स भेजना शुरू कर दिया। इससे कुछ चेंजेस भी आया। अब जो संविधान सभा था वो एक फुल्ली सोवरेन बॉडी था। इसके पास अब पावर था कि वो किसी भी ब्रिटिश लॉ जो कि पहले पास किया गया है उसे खारिज करा सकता है, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, किसी को भी खारिज कर सकता था। ये जो था ये हमारे संविधान बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दिए गए। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक तो देश चलाना है ना, तो लेजिस्लेटिव पावर्स जितने भी थे वो अब दे दिए गए संविधान सभा को। जो छोटे मोटे लॉज थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो लॉज पास किए जाएंगे वो यहीं से पास होगा। एक और यही सभा फ्यूचर के लिए संविधान बना रही थी, दूसरी ओर यही सभा प्रेजेंट को भी चला रही थी। तो होता क्या था कि इसके जो सेशंस थे वो दो अलग अलग होते थे, यानी जब संविधान सभा बैठती थी वो अलग दिन बैठती थी और वो उसी दिन सिर्फ संविधान के ऊपर बातचीत करती थी। उस दिन प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब लेजिस्लेटिव काम होते थे वो एक दूसरे दिन बैठती थी, तो उस दिन यही लोग बैठते थे। लेकिन उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो बदल जाते थे। प्रेसिडेंट थे कौन? जी.वी. मालनकर। ये सिलसिला जो था ये 26 नवंबर तक चला, जब तक भारत का संविधान बनके तैयार नहीं हो गया। अब सिचुएशन ऐसा है कि भारत पाकिस्तान बन चुका है, संविधान सभा के मेंबर्स चुने जा चुके हैं, ज्यादातर मेंबर्स जो थे जितने भी उठे हुए थे वो लोग भी संविधान सभा को ज्वाइन कर चुके हैं। अब संविधान सभा के पास एक एम है कि हमारा संविधान कैसा बनाना है, सो अब काम शुरू करना है संविधान बनाने की। संविधान बनाने से पहले काम को डिवाइड करना है, टीम को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि हर कोई संविधान लिखने में ही बिजी है, तो सबको काम डिवाइड कर दिया गया। कमिटीज बनाई गई, मेजर कमिटीज बनाई गई, माइनर कमिटीज बनाई गई, और उन कमिटीज के अंदर भी सब कमिटीज होती थी, उनके लीडर्स चुने गए। ऐसे ही कुछ मेजर कमिटीज हुआ करते थे, जैसे कि यूनियन पावर्स कमिटी जिसके चेयरमैन थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमिटी जिसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कमिटी बोला जाता है, उसके जो चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्हें भारत के संविधान का फादर भी माना जाता है। ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत इंपोर्टेंट कमिटी थी। इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और इन 7 मेंबर्स के अंदर 2 चेंजेस हुए थे इंपोर्टेंट, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। एन माधव राव जो थे वो पहले इस कमिटी में नहीं थे। B.L. मित्तर जो थे उनकी खराब तबीयत की वजह से एन माधव राव ने ड्राफ्टिंग कमिटी को ज्वाइन किया था, B.L. मित्तर को रिप्लेस करके। उसी तरह दूसरे जो थे वो थे T.T. कृष्णमाचारी। T.T. कृष्णमाचारी ने किसे रिप्लेस किया था? D.P. खातन को। D.P. खातन, मुझे अच्छी तरह पता नहीं कि इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, खातन या कैसा, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। D.P. खातन जो है ये
थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, लेकिन 1948 में इनकी डेथ हो गई, इसीलिए इन्हें रिप्लेस किया टीटी कृष्णमाचारी ने। ये कुछ चेंजेस देखने को मिले। सो फाइनली अब कमिटीज के अंदर काम बांट दिया गया है। सिर्फ यही 4 कमिटी ही नहीं थी, और भी कुछ कमिटीज थी। सब कमिटीज भी उनके अंदर थे और माइनर कमिटीज भी बहुत थे। सो इन सब के बीच काम डिवाइड कर दिया गया और इन लोगों ने काम करना शुरू किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हुआ भारत का संविधान। इसको बनाने के लिए 11 सेशंस हुए थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के मेंबर्स ने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद उन्होंने हमारा देश का संविधान बनाया था। उन्होंने देखा कि ये जो देश है ये कैसे अपना संविधान बनाए हैं और उनमें से क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो कि हम अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में सिर्फ 114 दिन लिया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और इसका जो फाइनल सेशन हुआ था वो था 24 जनवरी 1950 में। सो अब संविधान सभा ने हमारा संविधान लिख लिया था। इसके साथ ही उसने और कुछ काम किए थे, जैसे कि कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करने की जो परमिशन है वो संविधान सभा ने दी थी, वो मई 1949 में दिया था। नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को एडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 में। नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में, और साथ ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के प्रेसिडेंट से भारत के प्रेसिडेंट बने। सो अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि पहले हमने डिमांड किया संविधान सभा की, फिर हमने संविधान सभा बनाया। संविधान सभा बनाने के बाद उसने संविधान बना दिया। अब क्या करना है कि अब हमें देखना है जो हमने संविधान बनाया है, जो संविधान सभा ने संविधान बनाया है वो सही है या नहीं। अब वो लागू करने से पहले ये देखना है कि क्या ये संविधान जो हमने लिखा है इस देश की भविष्य के लिए, क्या वो सही है, क्या सब लोग इसमें सम्मत होते हैं या नहीं, ये हमें अब देखना था। सो ये प्रोसेस जो था ये क्या था, एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 नवंबर 1948 को पहला रीडिंग हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लिखा जा चुका था। उसका पहला रीडिंग कब हुआ, 4 नवंबर 1948 को, और ये 5 दिन तक इस पर डिस्कशन हुआ। 9 नवंबर तक इस पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 1948 को सेकेंड रीडिंग शुरू हुआ। सेकेंड रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, और क्लॉज बाय क्लॉज जितने भी क्लॉज थे उसके अंदर क्लॉज बाय क्लॉज सारे डिस्कस हुए। और ये कितने दिन तक चला, 17 अक्टूबर 1949 तक ये डिस्कस किया गया। क्लॉज बाय क्लॉज सबको संविधान सभा में डिस्कस किया गया, और इस डिस्कशन के बीच 7,653 7,653 अमेंडमेंट्स की सजेशन आया। लेकिन उनमें से डिस्कशन हुआ कितने के ऊपर, 2,473 2,473 अमेंडमेंट्स के सजेशन पर डिस्कशन हुआ। सो 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग शुरू हो गया, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो पास हो गया। उस दिन संविधान सभा में 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे और सबने इस पर साइन किया। तो संविधान में क्या था, जो संविधान बनाया गया था उसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और ये जो प्रीएम्बल है ये बाद में एनेक्ट किया गया था। संविधान पूरी तरह रेडी होने के बाद इसका प्रीएम्बल रेडी किया गया था। अब हमारा संविधान पूरी तरह रेडी है, लेकिन इसे लागू करना है। अब जो प्रोसेस आया वो क्या था, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब इसे हमें लागू करना है। 26 नवंबर 1949 जिस दिन ये पास हुआ था उसी दिन 15 आर्टिकल्स लागू में आ गए थे, जो कि थे कौन कौन, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सब आर्टिकल्स जो थे उसी दिन लागू हो गए थे। लेकिन बाकी का जो पूरा संविधान है वो इस दिन लागू नहीं किया गया। तो बाकी का जो पूरा संविधान था
वो लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, जिसे कि आज हम हर साल रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं, गणतंत्र दिवस की तरह मनाते हैं। इसे चाहते तो इसी दिन, जिस दिन पास हुआ था 26 नवंबर, उसी दिन पास कर देते, लेकिन ये जो 26 जनवरी के डेट ये इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसी से 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड किया था। तो इसी दिन को याद रखने के लिए पूरा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह लागू हो गया। और इसी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत हमें आजादी मिली थी ब्रिटिशर से, वो एक्ट जो था उसे रिपील कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, उसे भी रिपील कर दिया गया, उसे भी हटा दिया गया। ग्रेविल ऑस्टिन जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला था इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कांग्रेस का एक्सपर्ट कमिटी ही था जिसने भारत को अपना संविधान बनाने का राह दिखाया था, रास्ता दिखाया था। ये क्या था ये एक्सपर्ट कमिटी? एक्सपर्ट कमिटी जो था वो जब इलेक्शन हो रहा था संविधान सभा के मेंबर्स चुने जाने के लिए, जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस ने एक कमिटी बनाई थी जिसके अंदर 8 मेंबर्स थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, के.एम. मुंशी जैसे लीडर्स थे। इनका काम था संविधान के लिए मटेरियल रेडी करना। तो इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया था, उसी रिजोल्यूशन का जो इम्प्रूव्ड वर्जन था वो बाद में जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना कि भारत का संविधान बनना कैसे चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज बनती है, क्रिटिसिज्म तो होता ही है, कहीं ना कहीं कमियां तो रह ही जाता है। पहला क्रिटिसिज्म हमारे संविधान का ये था, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये किस लिए बोला जा रहा था? ये इसलिए बोला जा रहा था कि भारत के सारे लोगों ने डायरेक्टली इसमें वोट नहीं किया था। इसमें वोट कौन कर रहे थे? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो लोग यहाँ पर वोट कर रहे थे। कुछ लोगों ने बोला कि ये एक सोवरेन बॉडी नहीं था। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं था? क्योंकि इसके जो सेशंस होते थे, हर सेशन के लिए इन्हें ब्रिटिशर से परमिशन लेनी होती थी कि हमें संविधान सभा के लिए एक सेशन बनानी है, इसलिए एक सोवरेन बॉडी नहीं था, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इसमें था। थर्डली ये बोला गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग था। इन्होंने ये बोला कि पूरा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्होंने 4 महीने में बना दिया था, आप लोग 2 साल 11 महीने इतना टाइम क्या ले रहे हो। नेक्स्ट बोला गया कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, जो कि कुछ हद तक सच भी था। और जो एक क्रिटिसिज्म आता है वो ये है कि जो लीडर्स यहाँ पर थे वो लॉयर पॉलिटिशियंस थे, लॉयर पॉलिटिशियंस थे, ये डोमिनेटेड थे। सोसाइटी के जो दूसरे लोग जैसे कि डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वो लोग इसमें नहीं थे। संविधान सभा में उन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। और क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि ये जो संविधान सभा था ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज था। अगर हम यहाँ पर हर क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव वे में लें, हर क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव वे में देखें, तो सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह का संविधान हमें दिया, वो एक बहुत ही बेहतरीन संविधान था। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव संविधान था। इसमें हमने बाद में चलकर कई सारे अमेंडमेंट्स किए, कई सारे बदलाव किए, हमारे जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस हुए। इसलिए ये जो संविधान उन लोगों ने उस वक्त बनाया था बहुत ही आगे सोचकर बनाया था, और ये संविधान इस देश को आज तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में मदद कर रही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आप आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।